सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयुष एक्टिविटीज या जिसे हम करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं विगत वर्षों का। तो इस क्रम में 2020, 21 और 22 3 साल का हम करंट अफेयर्स देखेंगे आयुष जीके के अंतर्गत। क्योंकि रिसेंटली जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑल इंडिया पीजीटी का पेपर ले रही है तब से ये टॉपिक इसमें इंक्लूड हो गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स या एक्टिविटीज वो उसका सोर्स बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। तो ये हर विभाग जो भी गतिविधियां करता है पूरे साल में उपलब्धियां हासिल करता है उसकी जानकारी भारत सरकार को देता है। तो उसी सोर्स के माध्यम से ये क्रिएट किए गए हैं। इस जीके के अंतर्गत हम लोग इस पे 8 वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं जिसमें से भी हमने 2 रिलीज कर दिए हैं। इसके नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ऐप की। ऐप का नाम ऊपर लिखा हुआ है आयुर्वेदा पीजी प्रिपरेशन। इस ऐप में आपको ये इसकी पीडीएफ मिल सकती है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं आयुष एक्टिविटी एंड करेंट अफेयर्स 2020। तो विगत 3 वर्षों का हम आयुष एक्टिविटीज या करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं उसको हम पढ़ने जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2020 का आयुष करंट अफेयर्स या एक्टिविटी जो हुई हैं 2020 में उसको देखेंगे। टोटल 18 पॉइंट्स में इनको मैंने बनाया है और एक एक पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो 2020 का जो स्टार्टिंग टाइम था वो कोविड का था। उस समय मार्च के बाद में लॉकडाउन के बाद कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी कोविड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? तो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनिशिएटिव अगेंस्ट कोविड 19। कोविड 19 में सबसे अच्छा काम जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा किया गया है कि एक एडवाइजरी जारी की गई थी अप्रैल 2020 में, जिसमें आइस फॉर इम्यूनिटी कैंपेन चलाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि गर्म पानी पीना चाहिए और काढ़ा च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन सी, इसके अलावा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुष औषधियाँ हैं जैसे सनसमनी बटी है, तिरकटू काढ़ा है, आर्सेनिक एल्बम है और यूनानी में जोशांदा काढ़ा है, इन सबको प्रचारित किया गया था। तो हमें याद रखना है कि एडवाइजरी कब जारी हुई थी, तो अप्रैल 2020 में 3 महीने का ये कैंपेन था और इसको नाम दिया गया था आयुष फॉर इम्यूनिटी। ठीक है। तो कैंपेन मतलब हमने कोविड 19 में कभी भी ये दावा नहीं किया था ट्रीटमेंट फॉर कोविड। हमने दावा हमेशा किया है, कैंपेन को प्रचारित किया है आयुष फॉर इम्यूनिटी के नाम से। इसके अलावा चूंकि लॉकडाउन था और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते थे, इसलिए टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये जारी हुई थी 7 अप्रैल 2020। थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे तो ये वही दिन है जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है। तो 2020 में विश्व स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को, डब्ल्यूएचओ का स्थापना दिवस, उसी दिन टेलीमेडिसिन, चूंकि डब्ल्यूएचओ इतना दूर है और उसको कुछ बताना है ना, तो इस पर इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है 7 अप्रैल 2020 में जारी की गई थी। तीसरी जो हुई थी कि चूंकि उस समय कोविड नया था, कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो आयुष ने भी पूरी कोशिश की कि इसमें रिसर्च किया जाए। तो रिलीज की गई थी 2020 में और 135 सेंटर्स पर, जिसमें हमने कोशिश की कि कौन कौन सी औषधियां हैं जो आयुष में इफेक्टिव हैं, जिसमें अश्वगंधा का नाम बहुत चर्चित हुआ, गिलोय का नाम बहुत चर्चित हुआ। तो जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उसमें 104 स्टडीज हैं और 135 सेंटर्स पे ये की गई हैं। चौथा, चूंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो लोगों में बहुत सारी क्यूरी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और हमें गाइडलाइन का पालन हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, इसके लिए निगरानी रखने की जरूरत होती है। तो आयुष मंत्रालय ने एक ऐप जारी किया था, लॉन्च किया था, जिसका नाम है आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप। तो ये लॉन्च हुआ था जस्ट 1 महीने बाद। टेलीमेडिसिन 7 अप्रैल को हुई थी और ये लॉन्च हुआ था 7 मई 2020 को। 1 महीने के बाद में हमने ऐप लॉन्च कर दिया। इसका नाम था आयुष संजीवनी ऐप। ये ऐप अभी भी रनिंग है और इसमें इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था उसको देखते हैं। इसका मेन उद्देश्य था, द मिनिस्ट्री आल्सो डिड एन assessment of effectiveness, acceptance and uses of आयुष advisory and measurement
इन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, जिसके माध्यम से लोगों का फीडबैक आया कि उन्हें आयुष की जो गाइडलाइंस थी उनसे क्या फायदा हुआ। ये था पहला पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। 2020 में एक नई चीज हुई है, वो है न्यू लेजिस्लेशंस इंटेक्टेड, यानी नए कानून बने। कौन से दो नए कानून बने वो हमें मालूम होना चाहिए। तो दो नए कानून बने, एक नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCIM एक्ट 2020 और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020। ये दोनों एक्ट ने रिप्लेस किया। कब लॉन्च हुए ये? 21 सितंबर 2020 को लॉन्च हुए। और इनने रिप्लेस किया जो पहले से हमारे यहाँ चलते थे, जो कि थे इंडियन मेडिसिनल सेंट्रल काउंसलिंग एक्ट, जिसको CCIM एक्ट कहते थे, उसको रिप्लेस किया। तो आयुर्वेदा में CCIM एक्ट था और होम्योपैथी में होम्योपैथी सेंट्रल काउंसलिंग एक्ट था 1973 का बना हुआ। इनको रिप्लेस कर दिया इन दो एक्ट्स ने। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020। इनका उद्देश्य क्या था? द मेन ऑब्जेक्ट टू सेट एक्ट इंटर आलिया टू इज ब्रिंग इन रिफॉर्म ऑफ आयुष एजुकेशन सेक्टर। तो ये आयुष एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए इनकी ये एक्ट लाए गए हैं। और इन एक्ट के माध्यम से फिर से आयुष का सिलेबस चेंज हो गया है। अभी अ, विगत कुछ वर्षों में आयुष 4 प्रॉप में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से वापस उसको 3 प्रॉप का बना दिया गया है। और फर्स्ट प्रॉप में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज किया गया है कि जो अष्टांग हृदय आप 30 अध्याय पढ़ते थे पहले, उसकी जगह जो है चेंज करके जो है चरक के 16 अध्याय और अष्टांग के 14 अध्याय ऐसे करके चरक संहिता भी फर्स्ट प्रॉप में इंक्लूड कर दी गई है। ये रिफॉर्म्स इसके माध्यम से आयुष एजुकेशन में लाए गए हैं। आपको फर्स्ट ईयर में भी अब चरक पढ़नी पड़ेगी। जो पार्ट में दिनचर्या ऋतुचर्या पढ़ने थे वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा और अष्टांग संग्रह के पूरे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो ये नए दो कानून बने। इसके बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है स्टाब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं, उस इंस्टीट्यूट की लिस्ट में हमारे आयुष डिपार्टमेंट से एक इंस्टीट्यूशन का चयन किया गया है, शामिल किया गया है। वो है टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITRA जामनगर। द इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट के माध्यम से, जो कि इंटेक्टेड हुआ था 22 सितंबर 2020। लगातार कोई ना कोई गतिविधियां चल रही हैं। अभी 21 सितंबर को दो नए कानून बने थे। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का मिला हमको 22 सितंबर 2020 को। किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन इस साल की ऑल इंडिया PGT में आया था। टीचिंग एंड रिसर्च ऑफ इन आयुर्वेदा, जिसको कह सकते हैं अपन ITRA जामनगर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स में से इस साल के 2021 के ऑल इंडिया ये IPGET में आया हुआ था। 2021 में ये क्वेश्चन आया। क्या मतलब है नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई इंस्टीट्यूशन बन जाता है? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस रिसीव स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन एंड फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलग से फंडिंग में पैसा मिलता है। और एज फॉर 2020 की रिपोर्ट्स में देखें तो उस समय 159 ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनको INA इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है घोषित किया गया था। उसमें आयुष की तरफ से पहला जो है वो जो है जामनगर में था। टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, उसको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है, जब जामनगर को कुछ मिलता है तो NIA से भी डिमांड आती है कि उनको भी कुछ प्राप्त हो, क्योंकि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है। तो स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑन NIA जयपुर, मानद विश्वविद्यालय की उपाधि प्रदान की गई। वैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी में आता है NIA, लेकिन इसको अलग से स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी दिया गया NIA जयपुर को। कब? ये सितंबर के बाद नवंबर को घोषित किया गया है, 13 नवंबर 2020 में। और इसका मतलब क्या होता है कि जो मानद विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार प्रदान किया जाता है। तो फिर आते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट है कि इंक्लूजन ऑफ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर इन WHO डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशो। तो पहले पेपर्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि WHO के हिसाब से प्रति 1000 जनसंख्या में एक डॉक्टर होना चाहिए और भारत इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है।
तो पेपर में एक रिपोर्ट आई कि इंडियन डॉक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशो विल बी, जो कि उस समय था 900, 902, 902 व्यक्तियों में एक डॉक्टर था अपना। तो बेटर देन WHO स्टैंडर्ड इफ, अगर हम जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, आयुष होम्योपैथी यूनानी के डॉक्टर्स हैं, जो कि जिनकी संख्या लगभग 7.63 लैक्स है, उनको इसमें इंक्लूड कर लें। तो फिर भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और जो है आयुष डॉक्टर्स को भी इसमें जो है WHO डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो में शामिल कर लिया गया, जिससे ये जो WHO का जो रेशो था, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, वो जो है उसको भारत ने फुलफिल कर दिया और अब मोर देन 1 डॉक्टर जो है 1000 जनसंख्या में निकल के आ जाता है। यानी कि जो WHO की स्टैंडर्ड था 1000 में एक डॉक्टर, वो जो है आयुष डॉक्टर्स मिलाने से भारत सरकार ने अचीव कर ली। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या WHO का रेशो कितना था, पहले कितना था, 902 था, 902 पे एक डॉक्टर था और 1000 के ऊपर एक डॉक्टर हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया गया 2020 में। फिर आते हैं पांचवें पॉइंट में। पांचवा पॉइंट है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जो है ICD 11। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज actively engaging with WHO for development of standardization terminological of Ayurveda, Siddha, Unani system of medicine, and also the National Institute, also the National Ayush Morbidity and Standardization टर्मिनोलॉजी। तो जो एक नमस्ते पोर्टल है, नमस्ते पोर्टल में जो आयुष की डिसीज होती हैं उनको भी दर्ज किया जा रहा है, उनकी भी कोडिंग की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्टल है, पोर्टल नमस्ते पोर्टल है, और इसमें जो मॉर्बिडिटी स्टेटस है और मॉर्बिडिटी कोड है वो आयुष वाले भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। जहाँ तक हमें मालूम होना चाहिए कि मॉर्बिडिटी क्या होती है, तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज या मेडिसिन कंडीशन विद इन अ पॉपुलेशन, इनको जिसको हम सामान्य भाषा में रोगी संख्या कह सकते हैं। मॉर्बिडिटी कोड जो है वो क्या करते हैं, मॉर्बिडिटी कोड प्रोवाइड ए कंप्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन डिसीज डिस्क्राइब इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ये जो नमस्ते पोर्टल था ये पहले से ही बना हुआ था, ये कोड जो है वो बाद में शामिल किए गए। नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन टर्मोलॉजिकल इलेक्ट्रिक पोर्टल जो है नमस्ते पोर्टल, वो 17 अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुआ था। सेकेंड आयुर्वेदा जो वर्ल्ड आयुर्वेदा डे होता है, धन्वंतरी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 2017 में हो चुका था। लेकिन ये कोड जो है, मॉर्बिडिटी कोड जो है वो शामिल किए गए 2020 में, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं सातवां पॉइंट है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो जो जितने भी आयुष डिस्पेंसरियां हैं सभी राज्यों में, उनको अपग्रेड किया जा रहा है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में। ये प्रोग्राम चालू हुआ था सिंस अप्रैल 2020 में चालू हुआ था, और इसको कंडक्ट करा रहा है नेशनल आयुष मिशन। नेशनल आयुष मिशन जो है इसको रन करवा रहा है, और इसमें लक्ष्य रखा गया है 2024 तक 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है उनको ऑपरेशनल कराना है, फंक्शनल कराना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित कराना है। तो कितना लक्ष्य है 2024 तक, ये हमें मालूम होना चाहिए। और अभी 4,000 जो है 400 2000 वर्ष 2020 तक 4,400 फंक्शनल हो चुके थे। तो 12,500 लक्ष्य है 2024 तक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को फंक्शनल बनाने का। इसी क्रम में जो है MP मध्य प्रदेश शासन ने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कन्वर्ट किए हैं। तो 2020 में 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मध्य प्रदेश शासन ने स्थापित किए। फिर 200 जो है 200 जो है 2021 में 200, और 200 ही 2022 में फंक्शनल बनाए जा रहे हैं MP में। फिर आते हैं आठवां पॉइंट है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। तो आयुष हैज डेवलप्ड ए सेक्टर स्कीम अंडर चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम, CSSS इसको कह सकते हैं, CSSS चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। तो इसमें मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, यानी भारत बहुत अच्छा सोर्स है पूरे वर्ल्ड के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स बढ़ाने के लिए
आयुष ग्रिड जो है वो बनाया जा रहा है। आयुष ग्रिड इज मेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग ऑल आयुष रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। तो आयुष ग्रिड के माध्यम से सारे हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये इसका लोगो है, आप देख सकते हो। इसमें आपको सारे आयुष के हॉस्पिटल्स की इंस्टीट्यूशन की जानकारी मिल जाएंगी। आमतौर पे जैसे आयुर्वेद का इलाज कराना चाहता है कोई विदेश में रहता है व्यक्ति, तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है, क्या फैसिलिटीज वहाँ पर मिलेंगी। तो ये सब चीजें इनिशिएट करते हुए आयुष ग्रिड जो है लॉन्च किया गया है। तो आयुष ग्रिड कैसे संबंधित है, तो वो आयुष ग्रिड डिजिटाइजेशन ऑफ इंटायर आयुष सेक्टर्स से संबंधित है। इसमें सभी के जो है पोर्टल बनाए जा रहे हैं, वेबसाइट कंडक्ट की जा रही हैं, डॉक्टर्स के गवर्नमेंट आया जो है ईमेल बनाए जा रहे हैं। और इसको कितने साल में पूरा करने का लक्ष्य है, तो 3 ईयर में इसको पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है कि 3 साल में हम इसको कर लेंगे। 2019 से स्टार्ट हुआ है और 2019 में इनिशिएट किया गया था। 2020 में इसको एमयू साइन हुआ और अगले 3 साल में लक्ष्य रखा गया। ये आयुष ग्रिड का लोगो है। आजकल क्योंकि पिक्चर्स के भी आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे सर्वगंधा का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, तो मुझे लगता है कि लोगो का भी पूछा जा सकता है कि ये किसका लोगो है। वो लोगो ध्यान रखना आपको जरूरी है। फिर आते हैं 9वें पॉइंट में, टोटल 18 पॉइंट है इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज टेकन इनिशिएटिव फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ आयुष हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी एएमयू साइन हुआ है विद बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी आयुष और महिला बाल विकास, इनके बीच में एएमयू साइन हुआ है। कब हुआ है? 20 सितंबर 2020 में। तो 20 सितंबर 21 सितंबर को बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और इसमें माल न्यूट्रिशन को एक चैलेंज बनाया गया, जिसमें दोनों विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और इसको नाम दिया गया है माल न्यूट्रिशन पे काम किया जा रहा है। कुपोषण में कुपोषित बच्चे जो होते हैं आंगनबाड़ियों में, उनको आयुष के माध्यम से जो अश्वगंधा का चूर्ण है, जिसको सुपुष्टि योग भी कहते हैं, और इसके अलावा मालिश करने के जो तरीके हैं, चीर वाला तेल है, इनका अभियंग कैसे किया जाता है, ये सब जो है दोनों जो है आपस में सेवाएं जो है एक्सचेंज करेंगे और आयुष वाले उनको बताएंगे कि कैसे चीर पाक बनाना है, कैसे बच्चों की मालिश की जाती है, अभियंग क्या किया जाता है, माता को किस प्रकार का पोषण लेना चाहिए। तो ये पोषण अभियान के रूप में इसको जो है मनाया जा रहा है और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोषण अभियान जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है, कौन से डिपार्टमेंट के बीच में का है। जैसे महिला बाल विकास और आयुष है, या महिला बाल विकास या स्वास्थ्य है, या महिला बाल विकास स्वास्थ्य और आयुष तीनों हैं। तो इसमें केवल दो हैं, महिला बाल विकास और आयुष। इसमें स्वास्थ्य का नाम नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, यही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और क्रम वही चला आ रहा है 20 सितंबर 2020। उसके बाद में आते हैं 10वां है स्टैब्लिशमेंट of Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and System as a subordinate office by merging the three existing organization। तो एक ही ऑफिस में जो है तीन ऑफिस को इकट्ठा बिठाया गया ताकि उनका काम जो है आसानी से हो सके। ये तीन है, पहला है इसमें PLIM, जिसको कहते हैं फार्मालॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन। दूसरा है होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी HPL। और इनको कहाँ पर सब ऑर्डिनेट कर दिया गया है? फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी में इनको कर दिया गया। तो ये तीनों के ऑफिस एक साथ कर दिए गए हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन जो है आपस में जो है सब ऑर्डिनेट किए गए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये तीन है PLIM HPL, और इनको एक ही जगह सबऑर्डिनेट किया गया है PCI इंडियन मेडिसिन है होम्योपैथी में किया गया है। फिर आते हैं एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है जिसका क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है, वो है इंक्लूजन ऑफ सोवा रिक्वा इन आयुष सिस्टम। तो गवर्नमेंट हैज suitably amended the allocation of business rule and inter alia included the business formation of policy and development of propagation of सोवा रिक्वा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो सोवा रोगा इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्थापित हुआ है, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में आया हुआ था। AIA PGT 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। द सेटिंग ऑफ द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिक्वा,
द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा वाज अपग्रेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा। तो जो नेशनल के बाद में रिसर्च आता था, उसको काय में अपग्रेड कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा के रूप में कर दिया गया है, जो कि लेह में स्थापित है। ये क्वेश्चन जो है दो ऑल इंडिया पीजीटी 2021 में आया हुआ था। ये देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, और इसमें एक्टिविटी भी चल रही थी 2020 में, इन्वायरमेंट डे भी यहाँ पर हुआ कंडक्ट। फैले विलेज नियर ले, फैले विलेज में है लेह में, जो कि अभी एक यूनिटरी है। ठीक, इसमें कैबिनेट ने डिसीजन लिया था नवंबर 2019 में, 20 नवंबर 2019 में कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, और 2020 में एक रनिंग आ गया। सोवा रिगवा है क्या? तो सोवा रिगवा इज तिब्बतियन मेडिसिनल सिस्टम, जो तिब्बतियन मेडिसिन सिस्टम होती है, दैट ट्रांसलेट, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ हीलिंग। जैसे आयुर्वेद अमृता नाम है, ठीक है, अमृत देने में आयुर्वेद है, वैसे ही जो है सोवा रिगवा क्या है, साइंस ऑफ हीलिंग। तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सोवा रिगवा का क्या मतलब होता है, या सोवा रिगवा क्या है। तो साइंस ऑफ हीलिंग जो है इसका, जैसे आयुर्वेद अमृता नाम है, वैसे ही इसको साइंस ऑफ हीलिंग कहा गया है। फिर आता है 12वीं एक्टिविटीज में। 12वीं एक्टिविटीज क्या हुई है? 12वीं एक्टिविटीज हुई है योगासन एज अ कम्पिटेटिव स्पोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज बीन प्रमोटिंग गेटिंग योगासन रिकॉग्नाइज एज अ स्पोर्ट एट द ग्लोबल लेवल, है ना। योगा को एज अ स्पोर्ट मान लिया जाए, तो वो उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें प्रमोशन फॉर योगासन एज अ कम्पिटेटिव स्पोर्ट, ये नाम से एक जो है ऑर्गेनाइज हुआ इंटरनेशनल सैम्पोसियन मैसूर में, ठीक है। और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है रिकॉग्नाइज NYSF एज अ फेडरेशन फॉर योगा एज अ कम्पिटेटिव स्पोर्ट। तो ये किससे संबंधित है? NYSF, ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म। या NYSF का मतलब क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो NYSF का मतलब है नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन जो है इसका लोगो है, जो आप देख सकते हैं। तो योगा को एज अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में प्रमोट करने का पूरा प्रयास किया गया है 2020 से। अब आते हैं 13वें पॉइंट में। 13 पॉइंट में द सेटिंग अप द 4 सैटेलाइट सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष। 4 सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने किए जा रहे हैं। इसका इनिशिएटिव 2017 में ले लिया गया था, और 4 जो है सैटेलाइट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो हमारे मेन नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके। तो कौन कौन से बनाए जा रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन बनाना आसान है। तो जो पहले से स्थापित है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, अब कोलकाता में होम्योपैथी का, अब उसका एक सैटेलाइट इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला, दिल्ली। कोलकाता से जो है दिल्ली में बनाया जा रहा है होम्योपैथी का, दिल्ली में आ गया कोलकाता से, मतलब सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ है? बेंगलुरु में, ये तो हम जानते ही हैं। बेंगलुरु से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ बनाया जा रहा है? गाजियाबाद। तो थोड़ा सा जो है वो यूनानी पैथी उर्दू से संबंधित है, आप जानते ही हैं। और नाम भी, शहर भी थोड़ा सा उर्दू इनिशियल वाला है, तो नाम गाजियाबाद मिला है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि यूनानी का कहाँ सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है, गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर जो है उसका सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है पंचकुला, हरियाणा। तो जयपुर से, अब भाई जयपुर राजस्थान लगा हुआ है दिल्ली से, हरियाणा से, तो जयपुर से वो हरियाणा का बॉर्डर टच है, तो यहाँ पर बॉर्डर बॉर्डर के हिसाब से ध्यान रखना। जयपुर से सीधा हाईवे, बॉर्डर टच हो गया हमारा हरियाणा। तो सैटेलाइट सेंटर NIA कहाँ बन रहा है? हरियाणा में। और ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, जो अय्या है, उसका सैटेलाइट सेंटर बन रहा है गोवा में। तो दिल्ली से गोवा जाना सबको पसंद है, जैसे मुंबई से गोवा मूवी आपने अमिताभ की देखी होगी, लेकिन आयुर्वेद जाना पसंद कर रहा है दिल्ली टू गोवा। तो अय्या से जो है गोवा का, गोवा में बन रहा है सैटेलाइट सेंटर। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि कितने सैटेलाइट सेंटर बनाए जा रहे हैं? संख्यावाची क्वेश्चन बन सकता है कि 4 बनाए जा रहे हैं। 4 में कौन कौन से जो है वो शामिल है नहीं है, वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और किस सिटी में बनाया गया है? होम्योपैथी जो कोलकाता है उसका दिल्ली में बनाया गया है। कोलकाता का, कोलकाता वालों को वैसे ही आजकल दिल्ली वाले परेशान कर रहे हैं, तो कोलकाता का दिल्ली में बनाया जा रहा है। बेंगलुरु में यूनानी सबको मालूम है, और उसको कहाँ बनाया जा रहा है? गाजियाबाद, दिल्ली में। यूपी में आता है गाजियाबाद, एक प्रकार से दिल्ली बॉर्डर है।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का बनाया जा रहा है। बेंगलुरु जो है मेन इंस्टीट्यूशन है, उसका सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है गाजियाबाद में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर का बनाया जा रहा है पंचकुला हरियाणा में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अय्या का बनाया जा रहा है गोवा। तो ये कौन सा किसका है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोड़े बनाने के रूप में 100% मुझे संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर 14वें पॉइंट में आते हैं। 14वां पॉइंट है कि आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इट वाज लॉन्च ऑन 5 नवंबर 2018 में लॉन्च हो गया था। करेंटली अराउंड 90 हेल्थ फैसिलिटीज आर ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री आर रनिंग AHIMS फॉर डे टू डू ओपीडी फंक्शनिंग। इसमें नया क्या है, इसमें नया ये किया जा रहा है 2020 में कि इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ HMIS फॉर ऑल इंटरनेशनल पेशेंट टेकिंग आयुष ट्रीटमेंट। तो इसमें जो है इसका ध्यान रखा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल पेशेंट है आयुष की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके हिसाब से इसको डेवलप किया जाए, ये 2020 में ध्यान दिया गया। फिर आते हैं 15वें पॉइंट में। 15वां पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डेवलपिंग इंडियन स्टैंडर्ड एज वेल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कोलेबोरेशन विथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अभी आयुर्वेदा की डिमांड सभी कंट्रीज में बढ़ गई है। तो बहुत बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी जो है इक्विपमेंट है जो भारत बनाती है। तो कोशिश किया जा रहा है कि उनका विदेश में निर्यात हो सके, तो उसके उनका स्टैंडर्ड जो है वो मैच करे इंटरनेशनल लेवल से, उसका ध्यान रखा जा रहा है ताकि ये ग्लोबली बाहर भी जा सके। फिर आते हैं 16वां पॉइंट है इंश्योरेंस कवरेज। 2020 में इंश्योरेंस कवरेज मिलना चालू हो गया। आयुष ट्रीटमेंट हैज बीन कवर्ड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस विद द एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इशूड नेसेसरी नोटिफिकेशन विद दिस रिगार्ड। यानी कोई व्यक्ति अगर इंश्योरेंस ले रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, तो वो आयुष पैथी से भी इलाज करा सकता है ना। इंश्योरेंस में आयुष पैथी आ चुकी है। फिर एक नई चीज हुई है नव एक्रीडिएशन। तो ये नव एक्रीडिएशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूट इंक्लूड हो गए हैं वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड स्टेप टू गेट ऑल द हॉस्पिटल एक्रीडेटेड एज पर नेशनल एक्रीडिएशन ब्यूरो ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये नव है, इसका ये लोगो होता है। तो इसमें इनिशियली 3 को जोड़ा गया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर है NIA, एक ITRA है जो INI हो गया है अब, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और अय्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। याद रखने का तरीका ये नव है, ठीक है। नव में हमने क्या जोड़ दिया, नीता, एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एन ITRA नी, और ये इसका टी और लेके ये नवनीता, एन, है ना, ITA। तो ये नवनीता, नवनीत होता है जैसे मक्खन को कहते हैं, यहाँ हो जाएगा नवनीता। ये इसमें नव में इंक्लूड हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं जो 2020 में कोविड के दौरान जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा उपयोगिता सिद्ध हुई है, वो है आयुष 64। तो आयुष 64 एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है। इसमें 4 ड्रग होती हैं जो कि डेवलप की गई है CCRS के द्वारा। तो आयुष 64 जो है वो काय के द्वारा डेवलप की गई है, वो ध्यान रखना है। डेवलप्ड बाय CCRS, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, CCRS द्वारा डेवलप की गई है। इज ए यूजफुल इन ट्रीटमेंट, ऐसा आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन, जो कि बहुत सारी रिसर्च हुई हैं उनसे ये जो है कंक्लूड हुआ है। द एफिकेसी ऑफ दिस ड्रग हैज बीन प्रूव थ्रू जो है मल्टी सेंट्रल क्लिनिकल ट्रायल जो हुई हैं उनके माध्यम से हुआ। आयुष इफेक्टिव है कोविड में। 4 ड्रग इसमें होती हैं, कुटकी, पिकोराइजा कोरिया, कुटकी कहते हैं, तिक्ता कहते हैं, या इसकी रूट ही इस्तेमाल की जाती है। कुटकी का मूल भेदन कर्म है, आपको मालूम है कुटकी का, और ज्वरंतितु विरेचन होता ही है। तो कुटकी का मेन कर्म भेदन होता है, आप सभी को मालूम है। तो कुटकी इसमें शामिल है। और दूसरा है श्वेता चिरायता। चिरायता तो सुदर्शन चूर्ण में भी रहता है, इसका पूरा पंचांग यूज होता है। और यह चिरायता जो है वो ज्वराग्नि में आता है ना।
कुबेराक्ष भी ज्वराग्न में आता है, इसके सीड यूज होते हैं। और जो आपका सर्प सप्तपर्ण है उसकी बार्क यानी छाल यूज होती है। सप्तपर्ण जो है वो विषम ज्वराग्न होता है। तो ये औषधियाँ इसमें हैं 4, जिनको अपन के 3S कह सकते हैं, या कुछ और भी याद करने का तरीका है तो का की, यानी पहला हुआ जो है कुटकी और दूसरा हुआ की, किरातिक। का की का साथ चाहिए बनाने के लिए, हमें काकी का साथ चाहिए। तो कुटकी, किरातिक, कुबेराक्ष और सप्तपर्ण इसके अंदर होते हैं। कुटकी की रूट यूज होती है, किरातिक का पूरा पंचांग यूज होता है, कुबेराक्ष के बीज यूज होते हैं और सप्तपर्ण की छाल यूज होती है। क्या डोजेस हैं इसके? तो 2 टैबलेट्स जो है एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट है तो उसमें 2 टैबलेट्स, 2 टैबलेट देना है 500 mg, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं दो टू टू बीडी, यानी 2 टैबलेट्स देनी है आपको, है ना। और 500 mg देना है, 2 टैबलेट 500 mg बीडी, है ना। 2 गोलियां सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है 14 दिन तक, ठीक है। और मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट केस हैं तो फिर इनकी जो है संख्या TDS में हो जाएगी, ट्राइस अ डे देना। फिर 500 mg जो है हमको TDS देना पड़ेगा 14 दिन तक। ये था वर्ष 2020 का आयुष जीके, जो कि ऑथेंटिक है। भारत सरकार के पास जो अपनी गतिविधियां जो है आयुष डिपार्टमेंट ने दी हैं, उन्हीं के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो इसमें जो भी डाटा है वो ऑथेंटिक है और इसी से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयुष एक्टिविटीज या करंट अफेयर्स 2021। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप ये नोट्स हमारे चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे, देन आपको फ्री मटेरियल में ये इसकी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।